न्यू क्रिमिनल लॉज पर हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है और इस लेक्चर सीरीज में सबसे पहले हमने लिया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और इस पर बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं। और अभी जो करंट में सीरीज चल रही है वो है बेल से रिलेटेड प्रोविजंस के बारे में। तो बेल से रिलेटेड प्रोविजंस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के चैप्टर नंबर 35 में लिखे गए हैं। इस चैप्टर का नाम है प्रोविजंस रिलेटेड टू बेल एंड बॉन्ड्स। इसमें हम ऑलरेडी कुछ सेक्शंस पढ़ चुके हैं, उनको आप देख लें। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 479 बीएनएसएस जो सीआरपीसी में 436 कैपिटल ए हुआ करती थी। और यह सेक्शन बात करती है मैक्सिमम पीरियड फॉर विच अंडर ट्रायल प्रिजनर कैन बी डिटेन्ड। कोई प्रिजनर है, अंडर ट्रायल है, उसको कानून कितने दिन तक अधिक से अधिक कस्टडी में रख सकता है उसके बारे में बताती है ये सेक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस सेक्शन का स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर के नाम पर इस सेक्शन में 3 सबसेक्शन हैं, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3। इन 3 सबसेक्शंस में से केवल सबसेक्शन 1 है जहां पर मेन बॉडी के साथ साथ 3 प्रोवाइजो दिए गए हैं और एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है। और सबसेक्शन 2 में और सबसेक्शन 3 में कोई प्रोवाइजो नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। इट मींस आपको 3 सबसेक्शन पढ़नी पड़ेंगी, 3 प्रोवाइजो पढ़ने पड़ेंगे और एक एक्सप्लेनेशन पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ बता देता हूं कि सबसेक्शन 1 बात करती है कि किसी पर्सन को जो अंडर ट्रायल प्रिजनर है उसको बेल पर छोड़ा जाएगा। किन कंडीशंस में छोड़ा जाएगा, किस तरीके से छोड़ा जाएगा, किन ऑफेंसेस में छोड़ा जाएगा, किन में नहीं छोड़ा जाएगा, उनके बारे में मैं आगे बात करूंगा। तो सबसेक्शन बात करती है कि किसी पर्सन को बेल पर छोड़ा जाएगा। अब सबसेक्शन 2 इसका एक्सेप्शन है जो यह बताती है कि सबसेक्शन 1 में एक राइट देने के बावजूद भी उस पर्सन को बेल पर नहीं छोड़ा जाएगा। और सबसेक्शन 3 है जिसमें लेजिस्लेचर ने ड्यूटी लगाई है उस जेल सुपरिंटेंडेंट की जिसके पास उसको कस्टडी में रखा गया है, उस जेल सुपरिंटेंडेंट की कुछ ड्यूटीज लगाई है। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 479 बीएनएसएस। इसकी मेन बॉडी क्या कहती है, पहले मेन बॉडी देखेंगे, फिर तीनों प्रोवाइजो देखेंगे, फिर एक्सप्लेनेशन देखेंगे, देन सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3 पर जाएंगे। तो मैंने इसके एज इट इज लैंग्वेज ना लिखकर मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स यहां पर बताने की कोशिश करी है कि उन इंग्रेडिएंट्स को आप समझ लेंगे, जब मूल तत्वों को आप समझ लेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। सबसेक्शन 1 में आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, तो आप चेक करेंगे मैक्सिमम पनिशमेंट for the offense under which bail is to be sought under this section is to be checked। इसके नीचे मैंने हिंदी भी लिख दी है। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए आप हिंदी यहां से पढ़ सकते हैं और आसानी से समझ आ जाएगी। तो सबसे पहला काम होगा कि जिस ऑफेंस में इस सेक्शन के अंतर्गत बेल मांगी जा रही है, आप उन ऑफेंसेस में मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी दी है, सबसे पहला काम इसको चेक करना होगा। अगर वो पनिशमेंट लाइफ इंप्रिजनमेंट है या फिर डेथ पनिशमेंट है तो आप सोच लीजिए कि ऐसे ऑफेंसेस के लिए ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर किसी अपराध में आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है या मृत्यु दंड का प्रावधान है तो ये धारा ऐसे अपराधों पर एप्लीकेबल नहीं होगी। अगली बात आएगी मैक्सिमम पनिशमेंट अगर लाइफ इंप्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी नहीं है तो फिर आपको चेक करना है डिटेंशन पीरियड। डिटेंशन पीरियड ऑफ एनी पर्सन इज टू बी काउंटेड एंड इट शुड बी more than 1/2 of the maximum imprisonment provided for the offense। जिस ऑफेंस में इस सेक्शन के अंतर्गत बेल मांगी जा रही है उस सेक्शन में मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी है,
तो सब सेक्शन 1 ने कहा कि अगर उस पर्सन का डिटेंशन पीरियड हाफ से एक्सीड कर जाएगा, मोर देन हाफ होगा, जैसे ही 1/2 से एक्सीड कर जाएगा वो पर्सन अब सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 479 बीएनएसएस की बेनिफिट ले सकता है। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो पीरियड देखा डिटेंशन पीरियड, ये किन किन प्रोसीडिंग्स के दौरान होना चाहिए? ये पीरियड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंक्वायरी, या फिर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रायल चेक किया जाएगा। और इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल अंडर दिस संहिता मींस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अगर इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, इंक्वायरी हो रही थी या फिर ट्रायल हो रहा था, तो उस दौरान अगर किसी पर्सन का डिटेंशन पीरियड उस ऑफेंस में दी गई मैक्सिमम पनिशमेंट के आधे को एक्सीड कर चुका है, आधे से ज्यादा हो चुका है, तो ऐसे पर्सन को अब बेल पर रिलीज किया जाएगा। सच पर्सन शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल। देखिए बेल क्या होगी, इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं। आप चैनल पर बेल, डेफिनेशन ऑफ बेल और साथ में लीगल लैंप लिख देंगे यूट्यूब सर्च बार में, तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी, आप उसे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बेल वर्ड यहां पर यूज हुआ है तो इसका मीनिंग क्या होगा वो आपको आना चाहिए। अब बेल पर रिलीज किया जाएगा, तो जब बेल की डेफिनेशन आप पढ़ेंगे तो वहां पर पता चलेगा कि बेल में बेल बॉन्ड भी इंक्लूड है और ओनली बॉन्ड भी इंक्लूड है। अब बेल बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, इसके ऊपर भी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं। आप बेल बॉन्ड, बॉन्ड और साथ में लीगल लैंप लिख देंगे अगर यूट्यूब सर्च बार में, तो आपको वो वीडियो निकलकर आ जाएगी, आप देख लीजिएगा। ये रही सब सेक्शन 1। सब सेक्शन को अगर ब्रीफ में रिवाइज करें तो बात करती है कि पहली बात तो आपको ऐसे ऑफेंसेस को छोड़ देना है जिन ऑफेंसेस में लाइफ इंप्रिजनमेंट है या फिर डेथ पेनल्टी दी गई है, उनके लिए ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी। नंबर 2, आपको चेक करना है कि जिस ऑफेंस में बेल मांगी जा रही है उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट, मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट कितना है, और अगर डिटेंशन पीरियड ऑफ एनी पर्सन एक्सीड कर गया है कितने से, 1/2 ऑफ द मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट ऑफ दैट ऑफेंस। अगर किसी अपराध में दिए गए अधिकतम कारावास की आधी अवधि से ज्यादा डिटेंशन हो गई है तो अब ऐसे पर्सन को बेल पर छोड़ा जाएगा। यह बात करती है सब सेक्शन 1। अब इसमें एक प्रोवाइजो आया और यह प्रोवाइजो फ्रेंड्स सीआरपीसी में नहीं था। ध्यान रखना, सब सेक्शन 1 बात करती थी आधे से ज्यादा डिटेंशन पीरियड की, लेकिन प्रोवाइजो 1 फर्स्ट प्रोवाइजो बात करेगा 1/3 डिटेंशन पीरियड की। तो ऐसा क्या डिफरेंस आया कि अब डिटेंशन पीरियड आधे से घटकर 1/3 हो गया, 1/3 हो गया है। तो प्रोवाइजो 1 कहता है इफ द पर्सन इज फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, तो ये फर्स्ट टाइम ऑफेंडर वर्ड्स सब सेक्शन 1 में नहीं थे। तो अगर कोई पर्सन फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है तो टोटल डिटेंशन पीरियड जो 1/2 लिखा गया था सब सेक्शन 1 में, उसको अब क्या पढ़ा जाएगा, 1/3 पढ़ा जाएगा। तो एक ही बात हुई कि फर्स्ट टाइम ऑफेंडर के लिए वही पीरियड जो सब सेक्शन 1 में आधा हुआ करता था अब वो 1/3 हो जाएगा। उसी एग्जाम्पल को अगर मैं लूं कि किसी ऑफेंस में 6 साल की सजा है और अगर उस पर्सन का डिटेंशन पीरियड कस्टडी में रहते रहते 2 साल प्लस 1 दिन हो चुका है, तो ऐसा पर्सन इस प्रोवाइजो के लिए फिट है। लेकिन कंडीशन एक है कि वो पर्सन फर्स्ट टाइम ऑफेंडर होना चाहिए। इट मींस सबसेक्शन 1 फर्स्ट टाइम ऑफेंडर के लिए नहीं है, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर के लिए प्रोवाइजो फर्स्ट है। सेक्शन 1 और फर्स्ट प्रोवाइजो में एक डिफरेंस क्या आया कि सेक्शन 1 में बोला गया था कि ऐसे पर्सन को जिसका आधा पीरियड हो जाएगा डिटेंशन में, उसको बेल पर रिलीज किया जाएगा। शेल वर्ड है, उसका राइट बन जाएगा कि वो बेल पर छोड़ा जाए।
और यहां प्रोवाइजो फर्स्ट में जब 1/3 कंप्लीट कर लेगा तब उसका राइट बन जाएगा। लेकिन सबसेक्शन 1 में कहा गया था कि बेल पर छोड़ा जाएगा, और बेल पर मैंने आपको बताई थी दोनों बातें इंक्लूड हैं, विद श्योरिटी और विदाउट श्योरिटी। लेकिन प्रोवाइजो 1 में बोला गया कि सच पर्सन शैल बी रिलीज्ड ऑन बॉन्ड। यहां बेल वर्ड यूज नहीं हुआ है, यहां वर्ड यूज हुआ कि ऐसा पर्सन बॉन्ड पर रिलीज किया जाएगा इंस्टेड ऑफ बेल बॉन्ड। बेल बॉन्ड विद श्योरिटी होता है और केवल बॉन्ड विदाउट श्योरिटी होता है। तो ऐसा पर्सन विदाउट श्योरिटी रिलीज किया जाएगा, पर्सनल बॉन्ड पर भी रिलीज किया जा सकता है, लेकिन किसी भी कंडीशन में उससे बेल बॉन्ड नहीं मांगा जाएगा, श्योरिटी उससे नहीं मांगी जाएगी। अभी आपने देखा कि प्रोवाइजो 1 एप्लीकेबल होता है ऐसे ऑफेंडर्स पर जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि हु इज फर्स्ट टाइम ऑफेंडर। फर्स्ट टाइम ऑफेंडर किसको कहेंगे? तो जब प्रोवाइजो आप पढ़ेंगे और वहां पर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर आप लिखा देखेंगे तो उसके आगे ब्रैकेट में लिख दिया लेजिस्लेचर ने कि फर्स्ट टाइम ऑफेंडर कौन होगा? द पर्सन हु हैज नेवर बीन कन्विक्टेड इन द पास्ट फॉर एनी ऑफेंस। फॉर एनी ऑफेंस, किसी भी ऑफेंस के लिए ऐसा पर्सन पास्ट में, भूत में, पूर्व में कभी कन्विक्ट नहीं किया गया हो। इट मींस ऐसा पर्सन फर्स्ट टाइम ऑफेंडर कहलाएगा जिसको कभी भी किसी भी अपराध में सजा नहीं मिली होगी। तो ऐसा ही पर्सन केवल 1/3 इम्प्रिजनमेंट, कारावास पूरा कर लेने के बाद बेल पर छोड़े जाने के लिए राइटफुल पर्सन होगा। अब बात करते हैं प्रोवाइजो 2 की। जो 2 उस सबसेक्शन 1 का एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या होगा कि क्या किसी कंडीशन में वो जो सेल वर्ड यूज हुआ था क्या वो रिबट हो सकता है? हां, तो प्रोवाइजो 2 में 2 बातें कही गई हैं कि कोर्ट को पावर दे दी गई कि वो चाहे तो उसकी कस्टडी, उसकी डिटेंशन को कंटिन्यू करें, बेल पर ना छोड़ें, और अगर चाहे तो उसको बॉन्ड की बजाय बेल बॉन्ड पर छोड़ें। जैसा कि आपने सबसेक्शन 1 में देखा था वहां तो बेल पर छोड़ने की बात हुई थी, तो इट मींस दोनों में से किसी पे भी छोड़ सकते थे। जब प्रोवाइजो 1 में देखा तो वहां केवल बॉन्ड पे छोड़ने की बात हुई थी। अब जब प्रोवाइजो 2 देख रहे हैं तो उसमें एक क्लॉज है कि वहां पर केवल बेल बॉन्ड पे छोड़ने की बात हो रही है, बॉन्ड पर छोड़ने की बात नहीं हो रही है। दूसरी, उसकी कस्टडी को भी कंटिन्यू करने की बात हो रही है। लेकिन कंडीशन क्या होंगी? अगर कोर्ट को बेल डिनाई करनी है आप डिटेंशन पीरियड से ज्यादा हो जाने के बाद भी, तो वो कैसा कब करेंगे? आफ्टर हियरिंग द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जब लोक अभियोजक को सुन लिया जाएगा और लोक अभियोजक उसकी बेल को अपोज करता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनने के बाद अब कोर्ट का माइंड मेकअप होता है कि इसे तो बेल पर छोड़ना नहीं चाहिए, आधा पीरियड हो जाने के बावजूद भी। तो अब जज साहब को क्या करना पड़ेगा कि वो जो रीजंस होंगे जिनके कारण उन्होंने अपना ऐसा माइंड बनाया कि इसे बेल पर ना छोड़ा जाए, तो उन रीजंस को रिकॉर्ड किया जाएगा इन राइटिंग। वो बताएंगे राइटिंग में अपने ऑर्डर में कि उन्होंने ऐसा क्या देखा आफ्टर हियरिंग द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो उन्होंने सोचा कि अब इस एक्यूज को बेल पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए, इवन कि वो सबसेक्शन 1 में फॉल करता है। तो वो रीजंस लिखने के बाद ही उसकी कस्टडी को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। और दूसरी जो बात थी कि भाई पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनने के बाद अब कोर्ट अगर ठीक सोचती है कि नहीं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अपोज ठीक नहीं है, उसको बेल पर छोड़ा जाना चाहिए, अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनने के बाद बेल पर छोड़ने का माइंड सेट बनाया कोर्ट ने, तो फिर भी उसके रीजन रिकॉर्ड किए जाएंगे और राइटिंग में रिकॉर्ड किए जाएंगे कि ऐसा उन्होंने क्या देखा कि उसको बेल दी जानी चाहिए। और रीजन रिकॉर्ड करने के बाद अब जो बेल भी उसे दी जाएगी, अब जो उसे रिलीज किया जाएगा वो बेल बॉन्ड पर रिलीज किया जाएगा, बॉन्ड पर नहीं किया जाएगा। यह बात थी प्रोवाइजो 2 में। अब प्रोवाइजो 2 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको लॉ में लिखा हुआ नहीं मिलेगा।
ध्यान रखना फ्रेंड्स कि ये जो प्रोवाइजो 2 है, ये जो सबसेक्शन 1 की मेन बॉडी थी, केवल और केवल उसी पर एप्लीकेबल होता है, प्रोवाइजो 1 पर एप्लीकेबल नहीं होता। इसका मतलब कि कोर्ट के पास कोई पावर नहीं होगी ऐसे पर्सन की बेल रोकने की कि जो पर्सन फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है और मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट के 1/3 से वो पीरियड, उसका डिटेंशन पीरियड एक्सीड हो चुका है। तो ऐसे पर्सन को तो कोर्ट को बॉन्ड पर छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रोवाइजो 2, नोट कर लेना, प्रोवाइजो 1 पर एप्लीकेबल नहीं होता है, केवल और केवल सबसेक्शन 1 की मेन बॉडी पर एप्लीकेबल होता है। अब बात करते हैं प्रोवाइजो नंबर 3। प्रोवाइजो नंबर 3 एक जनरल प्रोवाइजो है और यह प्रोवाइजो कहता है कि मान लो, जैसा कि प्रोवाइजो 2 में लिखा कि उसकी डिटेंशन को कंटिन्यू किया जा सकता है इवन आधे से ज्यादा कस्टडी होने के बाद भी, प्रोवाइजो 2 में अभी आपने देखा। तो प्रोवाइजो 3 यह कहता है कि वो डिटेंशन कितना आगे तक हो सकता है, कितने दिन तक का डिटेंशन हो सकता है, अनलिमिटेड पीरियड के लिए डिटेंशन हो सकता है क्या? तो प्रोवाइजो 3 ने कहा सच डिटेंशन इन एनी केस, किसी भी हालत में, कैन नॉट बी बियॉन्ड द मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस। जिस ऑफेंस में वो पर्सन कस्टडी में है, उस ऑफेंस में जितनी मैक्सिमम पनिशमेंट दी गई है, उस मैक्सिमम पनिशमेंट से ज्यादा डिटेंशन कभी भी नहीं होगी। इट मींस अगर किसी पर्सन की डिटेंशन कस्टडी पीरियड इतना हो गया है कि जितनी उस ऑफेंस के लिए मैक्सिमम पनिशमेंट है, तो उसके बाद कोर्ट को अब उसे बेल पर रिलीज करना ही पड़ेगा। यह कहता है प्रोवाइजो नंबर 3। मान लो कि नीचे आपको हिंदी में लिखा हुआ अगर आपको कटा हुआ दिख रहा है नीचे से, तो फ्रेंड्स इस पीपीटी की पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा और टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड आपको यहां दिखाई दे रहा होगा। आप वीडियो को पॉज करके इसे स्कैन कर सकते हैं और टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप उसको क्लिक करके भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ मैं आपको वहां पर प्रोवाइड करा दूंगा। अब बात करते हैं सबसेक्शन 1 में ही एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है और एक्सप्लेनेशन में बताया गया कि जब आप 1/2 की बात करते हैं या फिर 1/3 की बात करते हैं, तो आपको काउंटिंग करनी पड़ेगी कि जब आप कैलकुलेट करेंगे डिटेंशन पीरियड, तो उसमें से आप वो वाला पीरियड एक्सक्लूड कर देंगे, निकाल देंगे जो डिटेंशन पीरियड खुद एक्यूज के कारण डिले हुआ है। प्रोसीडिंग्स में एक्यूज ने कुछ ऐसा किया जिनकी वजह से प्रोसीडिंग्स में इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल में डिले हुआ, तो इतने पीरियड को काउंटिंग करते समय एक्सक्लूड कर दिया जाएगा 1/2 में से या 1/3 में से। एक्सप्लेनेशन ने यही बोला, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ डिटेंशन अंडर दिस सेक्शन फॉर ग्रांटिंग बेल, द पीरियड ऑफ डिटेंशन पास्ड ड्यू टू डिले इन प्रोसीडिंग कॉज्ड बाय द एक्यूज्ड शैल बी एक्सक्लूडेड। तो सबसेक्शन 1 उसके 3 प्रोवाइजो और एक्सप्लेनेशन हुआ कंप्लीट। अब बात करते हैं सबसेक्शन 2 की। सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 1 का एक्सेप्शन है और सबसेक्शन 1 का एक्सेप्शन होने का मतलब कि जो सबसेक्शन 1 कहती है उसका उल्टा बोलता है सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 1 में जहां भी आपने देखा वहां पर बात हुई कि एक्यूज पर्सन को रिलीज किया जाएगा, बेल पर रिलीज किया जाएगा, सब्जेक्ट टू वो कंडीशन जो हमने ऊपर अभी पढ़ी। तो सबसेक्शन 2 में बताया गया कि पर्सन को रिलीज नहीं किया जाएगा जबकि उसका राइट सबसेक्शन 1 में फॉल होने पर बेशक बनता हो। तो क्या कंडीशन बताई? उन्होंने कहा कि इफ द इन्वेस्टिगेशन, ये वही प्रोसीडिंग्स हैं जो पीछे बात हुई, इफ इंक्वायरी और ट्रायल इन मोर देन वन ऑफेंस और इन मल्टीपल केसेस आर पेंडिंग अगेंस्ट सच पर्सन, ही शैल नॉट बी रिलीज्ड ऑन बेल बाय द कोर्ट। तो सबसेक्शन 2 का कहना है कि अगर वो पर्सन
जो सबसेक्शन 1 ऑफ 479 BNSS में बेल मांग रहा है और वो कहता है कि मैं सबसेक्शन 1 में फॉल करता हूं। अगर उस पर्सन के अगेंस्ट एक से ज्यादा अपराधों का इन्वेस्टिगेशन, एक से ज्यादा अपराधों की इंक्वायरी, एक से ज्यादा अपराधों का ट्रायल अगर पेंडिंग है जिस दिन बेल हियरिंग हो रही है, या फिर मल्टीपल केसेस उसके अगेंस्ट पेंडिंग है, मल्टीपल केसेस का इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल पेंडिंग है, तो ऐसे पर्सन को बेल पर रिलीज नहीं किया जाएगा। यह बात कहती है सबसेक्शन 2। इस सेक्शन में से 479 BNSS में से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे फ्रेंड्स, और उन क्वेश्चंस के आंसर लेने के बाद इतने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि बाकी की जितनी भी सेक्शंस हैं, चाहे इस लॉ में लें, चाहे BNSS में लें, चाहे BSA में लें, किसी और लॉ में लें, आप उन सेक्शंस को पढ़ना सीख जाएंगे। इस वीडियो पर अगर मैक्सिमम व्यूज आए मेरे चैनल के, तो मैं वो क्वेश्चन आंसर वाला सेशन जरूर करूंगा, अदरवाइज कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये बता ही दिया है। अब बात करते हैं सब सेक्शन 3, और इस सब सेक्शन 3 में जेल सुपरिंटेंडेंट की ड्यूटी लगाई कि वो कोर्ट को इन्फॉर्म करेगा। क्या इन्फॉर्म करेगा, कब इन्फॉर्म करेगा? तो सब सेक्शन 3 कहती है द सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल वेयर द एक्यूज पर्सन इज डिटेन्ड shall forthwith make an application in writing to the court to proceed under subsection 1 for the release of such person on bail। तो ड्यूटी ये है सुपरिंटेंडेंट की कि जैसे ही उस पर्सन के, अगर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है तो ऐसे पर्सन ने जब 1/3 डिटेंशन पीरियड पूरा कर लिया, या फर्स्ट टाइम ऑफेंडर नहीं है, दूसरा ऑफेंडर है, तो उसने 1/2 डिटेंशन पीरियड पूरा कर लिया है, तो तुरंत जेल सुपरिंटेंडेंट जिसके पास वो कस्टडी में है, वो जेल सुपरिंटेंडेंट एक एप्लीकेशन लगाएगा कोर्ट के सामने कि इस पर्सन का इतना इतना पीरियड कंप्लीट हो चुका है, जिससे कि कोर्ट प्रोसीड करे उसको बेल देने के लिए। ये थी सेक्शन 479 BNSS। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी ही और वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।